हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। बहुत ही आसान भाषा में हम वर्ब्स को समझने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि वर्ब्स का मतलब क्रिया होता है, और क्रिया क्या होती है, उसका कहाँ पर यूज होता है। आज इसको हम इस क्लास में समझने का प्रयास करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा कि वर्ब क्या होती है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्ब्स की डेफिनेशन देखते हैं। A word that expresses any action in a sentence is called verb। जिस शब्द के द्वारा वाक्य में किसी कार्य के होने को दर्शाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी एक्शन वर्ड जिसके द्वारा काम का होना पाया जाता है या दर्शाया जाता है उसको हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से चेक करते हैं कि जो है वर्ब का यूज कैसे होता है। पहला एग्जाम्पल है आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम। मैं एक आइसक्रीम खा रहा हूँ। यहाँ पर जो ईटिंग है ये वर्ब है, और ये खाने का कार्य है, तो ये एक्शन वर्ड है, इसलिए ये एक वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल है रजत इज राइटिंग ए स्टोरी। रजत एक कहानी लिख रहा है। यहाँ पर जो काम हो रहा है वो राइटिंग का हो रहा है, लिखने का कार्य हो रहा है, इसीलिए ये एक वर्ब है। द चाइल्ड इज रनिंग बिहाइंड द डॉग। बच्चा एक कुत्ते के पीछे भाग रहा है। काम क्या हो रहा है? भागने का कार्य हो रहा है, इसलिए रनिंग क्या है? वर्ब है। Some verbs do not show actions but help the main verb to describe the actions. These are known as helping verb। कुछ क्रिया कार्य का होना नहीं दर्शाती है, बल्कि मुख्य क्रिया को कार्य दर्शाने में सहायता प्रदान करती है। उन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी सहायक क्रिया होती है। जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, विल, shall, etc. Helping verbs are used according to the tenses। सहायक क्रिया टेंसेस काल के अनुसार प्रयोग की जाती है। तो ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती है, और इनका जो प्रयोग है वो टेंस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, द स्टूडेंट्स आर शाउटिंग इन द क्लास। इस वाक्य में आर एक सहायक क्रिया है जिसका प्रयोग किया गया है। शाउटिंग मुख्य क्रिया के कार्य को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करती है तथा वर्तमान काल की जानकारी भी देती है। नेक्स्ट है मेन वर्ब। मेन वर्ब दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। A verb which requires an object after it to complete its sense is called a transitive verb। वह क्रिया जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। यदि ट्रांजिटिव वर्ब वाक्य में आती है तो उसके साथ में ऑब्जेक्ट जरूर आता है। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। द मैन किल्ड ए स्नैक। यहाँ पर जो किल्ड है वो एक वर्ब है, स्नैक है ऑब्जेक्ट है। तो इस वाक्य में स्नैक एक कर्म है, और स्नैक के बिना कीड़ क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकती, अतः कीड़ एक सकर्मक क्रिया है।
जैसे हम इस वाक्य को ऐसे लिखते हैं, द मैन किल्ड, तो इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल पा रहा है। आदमी ने मारा, क्या मारा? तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ता है। तो इसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, द गर्ल ओपन्ड द विंडो। ओपन्ड एक मेन वर्ब है, विंडो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य में विंडो कर्म के बिना ओपन्ड क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकती, अतः ओपन्ड एक सकर्मक क्रिया है। आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक। उपरोक्त वाक्य में स्टोरी बुक एक कर्म है और उसके बिना रीडिंग क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकती, अतः रीडिंग एक सकर्मक क्रिया है। द शी ब्रोक द कप, यहाँ पे ब्रोक वर्ब है और कप ऑब्जेक्ट है। उपरोक्त वाक्य में कप के बिना ब्रोक क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकती, अतः ब्रोक एक सकर्मक क्रिया है। ऑब्जेक्ट आर ऑफ टू काइंड्स। यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो वस्तु सूचक होता है, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक व्यक्ति सूचक होता है। ही गेव अतुल द बुक। यहाँ पर जो दो वर्ब ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, अतुल और द बुक, यहाँ पे जो अतुल है ये व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जबकि जो द बुक है वो एक वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट है, जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, यहाँ पर मी व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो ए स्टोरी है ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उपरोक्त वाक्यों में अतुल और मी व्यक्ति सूचक क्रम होने के कारण इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा द बुक और स्टोरी वस्तु सूचक क्रम होने के कारण डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ब पे, जो है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम हिंदी में आक्रामक क्रिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। वो क्रिया जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया जब यूज करते हैं तो उसके साथ में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम इसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल है, द गर्ल स्माइल्ड। स्माइल्ड एक वर्ब है, बट इसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी इस सेंटेंस का एक कंप्लीट अर्थ निकलता है कि लड़की मुस्कुराती है। उपरोक्त वाक्य में स्माइल्ड क्रिया के बाद किसी कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी क्रिया अपना पूरा अर्थ स्पष्ट कर रही है, अतः स्माइल्ड एक अकर्मक क्रिया है। द सन साइंस, साइंस वर्ब है। उपरोक्त वाक्य में साइंस क्रिया के बाद किसी कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी क्रिया अपना पूरा अर्थ स्पष्ट कर रही है, अतः साइंस एक आक्रामक क्रिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द ट्रेन अराइव्ड लेट। यहाँ पे अराइव्ड जो है वर्ब है। उपरोक्त वाक्य में अराइव्ड क्रिया के बाद किसी कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी क्रिया अपना पूरा अर्थ स्पष्ट कर रही है, अतः अराइव्ड एक आक्रामक क्रिया है। द बॉयज आर रनिंग, यहाँ पर रनिंग वर्ब है। उपरोक्त वाक्य में रनिंग क्रिया के बाद किसी कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी क्रिया अपना पूरा अर्थ स्पष्ट कर रही है, अतः रनिंग एक आक्रामक क्रिया है। आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आपको वर्ब के सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।